चलो क्या नाम है बेटा? चलो सेट 1 है ना, इनमें से देखो तब तक आपका बन जाएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सर assertion reasoning वाले पर पढ़ा। ओके। The slant height of फ्रस्टम वाला ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रस्टम आपके सिलेबस से हट गया। हाँ छोड़ देते हैं, तो इसके नंबर मिलेंगे अगर गलत हुआ या सही हुआ। कोई बात नहीं। फ्रस्टम का मतलब किसी चीज का टूटा हुआ टुकड़ा, एनीथिंग विच इज ब्रोकन। अगर कोन टूट जाए, कोई भी टूट जाए तो बोलते ये फ्रस्टम। सेक्शन बी में इसमें कुछ पूछना है 21 से आगे जो तुम्हें हार्ड लगा। एनीथिंग सर ये 32 क्वेश्चन हुआ में से। हैं? 32 सेक्शन डी का फर्स्ट 32। कौन सा? 30 सेकंड देखो। और मैंने हाँ। 27 पहले देखो। क्या? दोनों कराएंगे। 27 बताना है ना। 27 देखिए। सेट 1 स्टैंडर्ड। 27 क्वेश्चन देखो। दैट इज सॉल्व फॉर x + y। दो चीजें दी हैं, x + 1/2 + y - 1/3। बात ना करें। तो 32 क्वेश्चन है। हाँ, इनको एक चाहिए, नहीं सर, ये 30 सेकंड आपका नहीं है। x - 1/3 और प्लस y + 1/2 दैट इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब डिफरेंट है। यहाँ पर आइए, तो क्या इसे x/2 + 1/2 लिखा जा सकता है, और y/3 और -1/3 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें यहाँ से इसे x/2 लिखो और इसे, तो वहाँ क्या क्या जाएगा बताओ, और +1/3। यहाँ भी एलसीएम ले लो तो 6 है, दैट इज 3x + 2y। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो 54 - 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। इतनी बात समझ आ गई भाई? आप यहाँ भी तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो पूरा 6 से इंटू नहीं कर सकते दोनों को? दोनों को 6 से दोनों तरफ इंटू कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर देंगे। अब जैसे ये देखो 3x + 2y, तो यहाँ कितना हो गया, 54 में से 3 गया 51, और दैट इज 53। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो, तो सेकंड वाले में भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने किया, नहीं तो सृष्टि जैसा बताने कहने की पूरी इक्वेशन में ही 6 से इंटू कर दो। एक ये भी तरीका है, क्योंकि जो इसका एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × x - 1/3 + 6 × y + 1/2 और इज इक्वल टू 48। तो क्या 2 आया और +3, इट इज इक्वल टू 48। तो 2x - 2 + 3y + 3 48, तो 2x + 3y इट इज इक्वल टू
48 प्लस 2 माइनस 3, तो 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 50 में से 3 गया तो 47। अब ये देखो, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसी के नीचे पहली वाली है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सर इसको ऐसे भी कर सकता ना, 3 का एलसीएम लेकर 3 का इसको ना, हाँ। 3 का एलसीएम ले लो या 6 में एलसीएम ले लिया, जैसे आप चाहो वैसे कर दो। तो अलजेब्रा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने जैसे अलग अलग करके किया, एलसीएम लेके कर दो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इन दोनों में किसी के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको 2 से, तो दैट इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4y इट इज इक्वल्स टू 106, और इसे क्या लिखें 6x प्लस 9y, तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, तो 141। अब उसके नीचे इसको ले आइए, 6x प्लस 4y इट इज 106 माइनस ये चला गया तो 5y, और यहाँ कितना बचेगा, 41 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 35। तो y की वैल्यू 7 आ गई। यदि y 7 है तो किसी सिंपल सी एक इक्वेशन में पुट कर दो, so that is put y is equals to 7 in equation 1, तो 3x plus 2y it is equals to 53, तो 3x plus 2 into 7 is equals to 53, so that is 3x plus 14 it is equals to 53, 3x is equals to 53 minus 14, so 3x is equals to, यहाँ 9 आ गया और 4 में से 1 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। आप चाहे तो वैल्यू प्लेस करके भी रख सकते हैं। देखो यहाँ 13 रखोगे तो 13 प्लस 1 कितना आता है 14/2 कितना आएगा 7, और यहाँ कितना रखोगे 7, तो 7 में से 1 गया 6/3 2, तो 7 प्लस 2 9। इससे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को पहले ऐड किया है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद फिर वो किया। मैं स्कूल में मैम ने यही सिखाया था, तो ये वाले में ना, हाँ, इन दोनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर उन दोनों को सॉल्व कर लो। सर 32। चलो सर एक मिनट, सर जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका पैटर्न चाहिए था। किसको 26 नंबर क्वेश्चन लिखना किस तरीके से, वो नहीं आ रहा। 26 क्वेश्चन देखो, मतलब सॉल्व तो कर लिया लेकिन हाँ, तो कहता these are the zeros of polynomial, रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है। zeros वो होते हैं which leaves remainder 0, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, तो इसके जीरोस क्या क्या है बताओ। वहां नहीं, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस, निकालना पड़ेगा ना, 3 और 2 हैं, तो जैसे इन्होंने बता दिया, आपने भी कह दिया कि निकालने से 2 और 3 आ रहा है, तो अब हमें 2 and 3 आर इट्स जीरोस। क्यों? क्योंकि इसको सब लोग जानते हैं कि x-2 और x-3 लिखा जा सकता है, इसको हम लोगों ने अपने हाथों से कई बार किया है। तो अगर ये इसकी वैल्यू है तो फॉर जीरोस आप क्या करते हो, इसी को 0 पुट कर दो जो पॉलिनॉमियल है, और जो उससे सॉल्व होकर आएगा, जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि x या तो 2 होगा या x क्या होगा, तो ये इसके जीरोस हो गए। कंफर्म कैसे किया जाए, अब वेरिफिकेशन, तो दैट इज वेरिफिकेशन में क्या होगा कि p ऑफ 2 इट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या 4 माइनस 10 प्लस 6 आ गया, तो इससे क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 तो इसको 0 है ही है। और इसी तरीके से बात नहीं करो, p3 करो, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 का मतलब है 15 माइनस 15, तो 0। सो इट इज कंफर्म्ड, इट इज वेरीफाइड दैट 2 and 3 आर जीरोस। सो यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको उसका क्या कहेंगे,
जीरोस का आएंगे। नाउ इट इज वेरीफाइड दैट 2 and 3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जितने डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होगा क्या उसके उतने ही जीरोस होंगे? उतने ही जीरोस होंगे। अगर कम तो क्या होंगे, वो फिर इक्वल हो जाएंगे बस। मतलब जैसे 2 and 2 आर इट्स जीरोस, तो जीरोस उतने ही होते हैं, बस इक्वल हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब तुम्हें पता चल गया कि कैसे करोगी वो क्वेश्चन। हाँ। बस वही वैल्यू रखते जाना। बस वेरिफिकेशन से लिखना है ना? हाँ, वेरिफिकेशन से लिखना है और जीरो आता जाए। सो नाउ इट इज वेरीफाइड दैट दीज आर इट्स जीरो। अब अगला बताइए। 32 तो दोनों करा दो। ठीक है, 32 देखो। सब 30 का सेकंड पार्ट। इसका 30 का सेकंड पार्ट। ओके, 30 देख लो पहले। 30 में हाँ बोलो, पूछो। किसी ने पूछा तो बताओ। अरे तुम तो शर्मा रही हो। कौन सा पूछा है? पूछा है? हाँ तो बोलो ना। यहाँ नहीं पूछोगे तो काम बताएगा तुमको। ठीक है, 10 स्क्वायर ए। पूछना सीख जाओगी तो तेज हो जाओगी, मैं सही बता रहा हूँ। 10 स्क्वायर ए माइनस 1। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे हमें इसे प्रूव करना है तो तुमको ये बात मालूम है कि मैंने LHS लिया है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है निहाल? बोलो, लेट बताती हो। सेक स्क्वायर ए। तो अब जरा देखिए कि हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 और 10 स्क्वायर ए ये है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या 10 स्क्वायर है तो हम sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा। चलो इसी में कर रहे हैं। तो 10 स्क्वायर ए, इसको लिख लो 10 स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अच्छा एक और बात देखो कि इसको भी बदलने, इससे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। मैंने डिवीजन के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, जिससे कि एलसीएम में लेने में ठीक रहे। इसे लिखो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड है तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए क्या होगा? ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर पलट भी देंगे। कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेहा बताओ कहाँ से समझाएं? पहले हमने इसको डिवीजन में लिख दिया और ये भी डिवीजन में लिख दिया, सभी वैल्यू डाल दी, सबकी जगह साइन कॉस डाल दिए और फिर एलसीएम यहाँ लिया और एक एलसीएम यहीं तक किया। अब इसको एक बार पलट ले फिर काट दें। सीधा सीधा भी काट सीधा भी काट सकते हैं, बात तो सही, क्योंकि दोनों डिवीजन में है ना।
डिवीजन में तो सीधा भी काट सकते हैं। ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हैं। देखो दो चीज डिवाइड में है तो नीचे नीचे की चीज तो कट जाती है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर से क्या कट जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर है, और जब डिवीजन है तो इंटू करके क्या 1/, लिखते हैं साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। और आगे देखिए साइन कट चुका है, 1 है, और इंटू करके क्या लिखते हैं 1/, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। शुक्रिया, समझ में आई बात है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर है माइनस और अंदर +1, इतनी चीज आ गई। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है। 1 माइनस तो फिर वहाँ पे cos cos square था सर, क्या cos square था। कॉस स्क्वायर है ऊपर है ना, दैट इज कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो इन दोनों में से ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये चीज 1 हो गई। साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर, अब इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और माइनस, सो दैट इज 1/, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अगला बताइए सर 30 का सेकंड पार्ट बस। 30 का सेकंड पार्ट देखो, अगर वहां पर सेकंड पार्ट करना तो ऐसे लिख देना आफ्टर ऑल, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं और बिफोर ऑल, ये नहीं तो कोई लीगल नहीं माना जाता। तो लेवल ऑफ डायमीटर, कोई बात नहीं, 4 मीटर डक और 21 मीटर डीप। तो 4 मीटर है और 21 मीटर डीप, ऐसा है। और 4 मीटर इसका क्या है, दैट इज डायामीटर है। और फिर इसके बाद क्या किया गया, that taken is spread evenly all around the circular rung। इसके चारों तरफ जब इतना कुआं हमने डीप कर लिया तो इसके चारों तरफ हमने इसकी जगत बना दी। क्या जगत, कुएं की जगत होती है जिसमें लोग बैठते हैं, बात करते हैं, ये ऐसे बैठेंगे, फिर वहाँ बातचीत होगी कि नहीं, जैसे ये देखो ये तो कुएं के ये जगत पे बैठे। तो आपसे पूछा जा रहा है जो एम्बैंकमेंट बना है उसकी हाइट क्या होगी। ओके, हमने उसी मिट्टी को निकाला और उसके चारों तरफ जगत बना दी। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इट, जबकि ये विड्थ कितनी है जिसमें लोग बैठ रहे हैं, 3 मीटर है। ये करीब करीब इतना बड़ा है। सो 3 मीटर इसकी विड्थ है। तो ये तो 3 मीटर हो गया। और रेडियस बताओ, इनर रेडियस कितना है, RI, 2 मीटर, दैट इज DI by 2, so that is 4 by 2, that is 2 मीटर। तो बताओ R आउटर कितना हुआ, 5 मीटर, तो 2 + 3 दैट इज 5 मीटर हुआ। इतनी बात समझ आ गई। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो इसमें से मिट्टी निकली है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट कुछ और नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। अगर मैं इसमें से जगत को सेपरेट करके देखूं एम्बैंकमेंट को, तो ये इस तरीके से लगेगा। तो अगर मैं इनर सिलेंडर में से आउटर सिलेंडर क्या कर दूं, आउटर सिलेंडर, आउटर में से इनर को सिर्फ माइनस कर दूं, अंदर तो हवा ही हवा है। तो फिर ऐसे में क्या मुझे सॉइल या अर्थ की कुछ वॉल्यूम आ जाएगी। तो हम इसकी हाइट को h माने, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज
इक्वल्स टू h मीटर, तो इट इज इक्वल्स टू, और जितनी मिट्टी निकली है वो सेम होगी। वो उसके इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखा जाए? दैट इज वॉल्यूम ऑफ, ये जो मिट्टी निकली है, इट इज वॉल्यूम ऑफ डग वेल। डग वेल लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डग वेल। तो कितना है बताइए? पाई आर आई स्क्वायर और इंटू एच इनर, इसमें आई रखो अंदर वाले के लिए, ठीक है कि नहीं? तो अब बाहर वाले के लिए, हॉलो के लिए तुम क्या करोगे ध्रुवांशी? दैट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ, जैसे यहाँ देख लो अंदर तो हवा हवा है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो पाई आर ओ स्क्वायर, ठीक है, एच और माइनस एच, तो हमने इसको मान लिया ना, एच ही तो माना, और दैट इज पाई आर आई स्क्वायर एच। बोलो पियानी, समझ में आया? आउटर में से इनर हटा दिया तो वो अपने आप ही चले, पूरे में से अंदर की चीज हटा दी। नेहा समझ में आ गई बात? और अब देखो पाई को कॉमन लेकर कट भी कर देंगे, आर आई स्क्वायर एच आई, और पाई एच भी कॉमन ले लो, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। पाई से पाई कटा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। दैट इज आर आई स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और एच आई देखो, एच की वैल्यू नहीं पता, और ये 5 स्क्वायर माइनस, सो 4 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई, चलो देखो ये कितना है? 21। हाँ ठीक है, 25 माइनस 4, और यहाँ एच आ जाएगा, तो 4 इंटू 21 बाई 21। कितनी ऊंची जगत बना दी, लोग कैसे चढ़ेंगे इतने से भी ज्यादा। उचक के तो नहीं चढ़ भाई, सीढ़ियां बनाई होंगी यही, तो 4 मीटर। लेकिन उस कुएं में चाहे जितनी भी बाढ़ आ जाए, बारिश का पानी तो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ऊंचा कुआं है। उनका सीधा बारिश से तो सीधा बारिश से आएगा, लेकिन खेत का नहीं जाएगा ना, उनका पानी गंदा नहीं होगा कभी। वो गांव के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। पर ये लोग कुएं से पानी कैसे निकालते हुए इतना रस्सी? और बोलो, 32 का और के बाद वाला पार्ट समझ में आ गया कि नहीं? नहीं सर, करा दो, बना दो। अच्छा 32 देखो, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4, दैट इज x प्लस 1, x प्लस 2, और यहाँ 2 है, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज 4 अपॉन एक्स प्लस 2, एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 4। देखो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, इसको कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, x प्लस 1 और x प्लस 2 ओपन कर लेंगे, और ये 4 अपॉन x प्लस 4, ये कितना है? 3x प्लस 4, कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज इधर ले आओ, 3x प्लस 4 के पास क्या ले आओ? x प्लस 4, और उधर वो चीजें ले जाओ, x प्लस 1 और x प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करो, तो 3x से करिए और फिर 4 से करिए,
इसमें भी x से करो और 1 से करो और फिर लास्ट में 4 से भी कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। सो 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 4 कॉमन नहीं आया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 16x प्लस 16, सबको एक तरफ ले लो। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 16x और प्लस 8 और माइनस 16 और इधर कितना बच गया? तो यहाँ अगली इक्वेशन क्या होगी? बोलो। हाँ बोलो। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको 4 को कैसे स्प्लिट किया जाए कि 8 आ जाए? बताओ सुप्रिया, बताइए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। मतलब 6 टू क्या नहीं आ रहा ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, तो x यहाँ पर a b c लिख दो। d कितना है? -4 और c कितना हो गया? ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अपॉन 2a। सो माइनस ऑफ -4 एक फार्मूले का भी साइन है और -4ac -8 upon 2a, so that is 4 plus minus 16 plus 32 upon 2। 48 आ गया। 48 से क्या आ जाएगा? तो इसको लिख लो प्लस माइनस 16 इंटू 3। तो 16 अगर बाहर आ गया तो क्या होगा बोलो? 4 रूट 3/2। अब आप 2 कॉमन लेके हटा दो और 2 रूट 3, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 रूट 3 और चूंकि ये दोनों इसके रूट्स हैं तो यहाँ तक तो और ठीक चलेगा। फिर यहाँ एंड लिख दो 2 माइनस 2 रूट 3। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है ना। और बोलिए, और इसका पूछो तो। सर इसी का बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखिए। दैट इज आफ्टर और बी ना लिख देना वहां पे। जो बुलेट्स है वो इट इज कॉज ऑफ कंसर्न। अब मतलब टीचर उसमें वो नहीं करेंगे आपको समाधान। सो 4x स्क्वायर प्लस 4bx और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों देख लो। ऐसी स्थिति में पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो b कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि इसमें b ऑक्युपाइड है तो कैपिटल b लिखो, छोटा मत लिखना। और 4ac जब वो टर्म यहाँ यूज हो जाए तो वही नहीं यूज की जाती। तो दैट इज इक्वल्स टू b कितना आया बताओ? a b c की वैल्यू भी लिख देनी चाहिए। a 4 है, b 4b है और c कितना है? माइनस b स्क्वायर। अब यही वैल्यू यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिखिएगा, जब लिखेंगे तब लिखेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर और माइनस 4a।
सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो देखो 16b स्क्वायर और ये माइनस चला जाएगा क्या? दोनों का माइनस है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों चला जाएगा और माइनस 16 और ए स्क्वायर माइनस, तो 16b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर और प्लस 16, यानी कटा नहीं है, 32b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। तो 4a, एक बार साइन देख लें, प्लस अब माइनस क्यों है? ये कट नहीं जाएगी। आप बोलो ठीक है। देखो ये माइनस है और ये सी का माइनस है, तो मैंने इसको इसके साथ यहाँ पे ना यही गड़बड़ी कर दी, ये प्लस हो गया और फिर ये प्लस होने के बाद क्या हुआ, ये भी प्लस हो गया और ये क्या हुआ माइनस, तो ये कट गया है, तो कितना हो गया 16a स्क्वायर हो गया। ये ठीक है। और अब इसके बाद आप क्या करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जरूर लिखें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। नेहा डी लिखें कि रूट डी लिखें? रूट डी बोलो। चलो अब दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो b कितना है, तो यहाँ पर भी आप कैपिटल में ही लिखो क्योंकि वो चीजें आपको पाइड है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो b की वैल्यू लिखो 4b और प्लस माइनस रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो 16 और अपॉन 2a दैट इज 4, तो माइनस 4b और प्लस माइनस 4a और अपॉन 8, 4 को कॉमन लेके हटा दीजिए, माइनस b और प्लस माइनस a अपॉन 8, तो 1/2 और माइनस b, ठीक है, एक बार प्लस a और 1/2 माइनस b माइनस a, या ये भी लिखा जा सकता है कि a माइनस b बाई 2, यहाँ से देख लो, और इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या a प्लस b बाई 2। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। और बताइए सेकंड वाले में चलो। हाँ बोलो। 28 वाला। 28 क्वेश्चन देखो। 28 चलो ये पहला तो दिए हैं। चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देते हैं। इसमें फॉर्मूला एमएसडी का होल्स पर चलो अभी बता देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका भी सीख लो। देखिए इसमें क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सही है। अब इसके दो टुकड़े करो, जो होता है इन दोनों को पहले ऐसे करते हैं फिर उसी को तो दो टुकड़े करते हैं, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। माँ एक, अब ये देखो 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, इसको a प्लस बी दे दो और इसको a माइनस बी, और किसी एक में निगेटिव रखना है। तो अब हम देखें किसमें निगेटिव रखने से अच्छा रहेगा, इसमें, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे b सारे पॉजिटिव आ जाएंगे कि नहीं,
अब देखो इनका प्रोडक्ट करो तो यही है क्योंकि इसी से हुआ है। अब इनको ऐड करके देख लो जरा, 2a + 2b और -2a और +2b, तो क्या वही चीज आ जाएगी 4b? सही है। तो इस तरीके से जो अदर मेथड होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये देखिए, तो 4x² और यही दोनों लिखो +2a + bx और फिर -2a - bx, लेकिन इसे क्या लिखें, तो -a + b और a - b। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिखा, इसको भी तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया, इन दोनों को एक साथ रखो तो कितना कॉमन आ सकता है, 2x, तो 2x यहाँ रखा और +a + b, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस, जो यहाँ साइन में यही रखा जाता है, और x तो नहीं रख सकते, a - b रख दो, तो -2a - b, तो यहाँ x आया और यहाँ क्या आया, क्या a + b, तो दोनों में एक ही चीज आ गई कि नहीं। अब देखो तो अंदर इसके 2x आया है, 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा 2x। अब इसमें से 2x + a + b और दूसरा क्या आएगा 2x और माइनस a - b, वो 0 है, तो या तो 2x + a + b = 0 या 2x - a - b = 0, तो 2x = -a + b, तो x = ये चीज सही है। और यहाँ x = a - b/2। अगला देखो 28 क्वेश्चन पूछा गया है, 28 में ज्यादा कुछ नहीं है, दो चीजें पैरेलल दी गई हैं, सो b a q c p और गिवन क्या है, BC is parallel to PQ, तो जब वो PQ के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दो चीजें अगर पैरेलल है, ये कट कर दे तो क्या ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और एक ये ले लो, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एक ये इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो ले लो, एक है चाहे कोई भी ले लो, डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी लगा दो, तो डबल ए में एक को अल्टरनेट इंटीरियर दिखा देना और एक को वर्टिकली अपोजिट, तो डबल ए सिमिलरिटी से आप बताइए पियानी मुझको कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हुआ, बहुत अच्छा, ट्रायंगल ए क्यू बी। अब हमें क्या क्या चीजें दी हैं, ये 6 ए क्यू पी, तो ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और जबकि ये दिया ही नहीं है तो ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर, इन्हीं सब से निकालनी है अननोन सभी वैल्यूज, तो तीनों का आप बना लें, दैट इज AB/AQ is BC by QP is equals to AC/AP। AB कितना है 6.5 अपॉन, तो AQ पता नहीं है, और BC that is 8/QP 4 and that is equals to AC भी नहीं पता है अपॉन AP 2.8। इसको भी इससे इक्वेट करो, इसको भी इससे इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ हो गया, कर लोगे ना इक्वेट, किसका पूछा हुआ है,
उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। 6.5 by AQ is equals to 2 is equals to AC upon 2.8। एक बार इसको इससे इक्वेट कर लो, एक बार इससे कर लो तो आ जाएगा। सर वो BC की वैल्यू 8 कैसा है? कहाँ पे? BC नहीं गिवन है ना, देखो अब ये चीज आ गई। और 2 is equals to AC by 2.8, तो AC कितना आ गया? 5.6 सेंटीमीटर, यूनिट अवश्य लिखें। और यहाँ देखिए 6.5 by 2, ये नीचे आ गया, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और कुछ इस पर पूछना है? तो फर्स्ट जो 28 पार्ट है उसमें सिर्फ डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, एक बार पेंसिल में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या? जो 28 का पहला पार्ट है उसमें जस्ट सिमिलर बताएंगे, बस एक बार इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें 8th क्वेश्चन 28 का फर्स्ट पार्ट देखो, बिफोर और तो find the length of AB. ACB is CDA. ACB is equals to C, दो चीजें दी हैं, ACB है ये, ACB ये पूरा एंगल, और CB है, ये दोनों इक्वल हैं, ACB और CB। CDA D का अंक, तो ACB CDA के इक्वल, और AC 6 सेंटीमीटर है और AD 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमें AB पता करना है। अच्छा एक बात देखो, गिवन क्या है? ACB इज CDA। तो जरा इसका सलूशन देखिए, ये मुझे बताइए कि अगर मैं ध्रुवांशी ट्रायंगल ACB लूं तो वो किसके सिमिलर पाया जाए? CDA बोलो। ADC। भाई ये लोग क्योंकि ये ठीक बता रहे हैं पीयूष, क्योंकि ए इसमें पहले तो ए तो दोनों का कॉमन है ना, ये ट्रायंगल, तो जैसे ACB तो इसलिए ADC उसी ऑर्डर नहीं लोगे? मैंने सोचा यहाँ पे एंगल लाइक ये बात समझ आएगी नहीं? दोनों का A पहले आना चाहिए, फिर उसमें C पहले आ रहा, तो इसमें D नहीं पहले आ रहा। तो ट्रायंगल ADC को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा दोनों, A इज इक्वल टू A दैट इज कॉमन और ACB इज इक्वल टू ADC गिवन, ये दोनों तो लिख लोगे। और जब ये हो गया, अच्छा वहां पर भाई अरे आप ये देखिए वहां पे जो हमने वो किया है ना उससे सिमिलरिटी से, तो वहां में क्या लिखना भूल गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट। हाँ वो जरूर लिखना, उन सब के पर्क्स हैं नंबर। तो इसी तरीके से अब हमारे मतलब की कौन कौन सी साइड है? AC दिया तो AD, AC बाई AD, और एक हमें AB भी चाहिए, AB ये AB है AC, तो AB बाई AC, सो AC कितना है? 6 by 3, इट इज इक्वल्स टू AB, AB नहीं पता, और AC फिर से ले लो 6, तो इससे क्या आ जाएगा? 36 by 3 इज इक्वल्स टू AB। AB कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब देखो अगला देखें, तो इधर का हटा देना, ठीक है। इसी में एक चीज हम और बता दें आपको, और कुछ पूछना है इसमें?
तो एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन से बता देता हूँ क्योंकि इस पे सवाल आते हैं ट्रायंगल का ही। अरे एक और 36 36 देख लो बेटा। चलिए 36 कह रहा है cubic coating. The frozen specimens are stored in a cubic metal box that is 6 inches of each side. The box is surrounded by 2-inch thick layer of foam insulation. To find a polynomial function that gives the total volume in cubic inches. तो फ्रोजन स्पेसिमेंस को स्टोर कर लिया है क्यूबिक मेटल बॉक्स में, कुछ स्पेसिमेन है, बायो स्पेसिमेन है, और x इंचेस एक साइड का है, ऐसे हमने कर लिया। तो अगर x इंच एक तरफ का है और इसी के अंदर ये कीड़ा बंद है और फोम लगा दिया, सो दैट इज x इंच है। x इंच ऐसे भी लिख सकते हो, समझ आया? ये अगर x ऐसे लिखा जाए तो वो x फीट बोला जाएगा, और अगर x ऐसे लिखा जाए तो x तो x इंच है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल दैट गिव्स द टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक इंचेस। तो इसके वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x बताओ। तुमको ये बात मालूम है कि वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, दैट इज x क्यूब। तो vx x के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल हो गया, इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। नहीं सर, इसमें दो और भी कुछ कहा गया क्या? The box is surrounded by a 2-inch thick layer of foam insulation that gives the total volume in cubic inch. इसके ऊपर एक और काम किया गया है, 2 इंच का क्या किया गया है? थिक इंसुलेशन किया गया है। तो अब हमें इसके ऊपर एक थिक इंसुलेशन भी कर लेना चाहिए। ये तो दैट इज, तो वो 2 इंच का है, ठीक है? तो ये 2 इंच का इंसुलेशन हो गया। तो x तो इसकी एक साइड है, तो ये बाहर वाली साइड कितनी हो गई? 2 नहीं हुई, क्योंकि इधर भी 2 उधर भी 2, तो ये हो गई x प्लस 4 इंच, और ऐसा हर साइड में होगा। तो इसलिए जो वॉल्यूम होगा वो x प्लस 2 का क्यूब होगा, सॉरी x प्लस 4, क्योंकि ये 2 इधर भी और 2 उधर भी, तो x प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं? अब अगला क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल वॉल्यूम इफ x इज 10 इंचेस। ओपन ना करो, ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल अलग अलग लिख दो, खोलना खोल भी सकते हो, तो खोलना। तो मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, सो दैट इज x क्यूब प्लस 64 प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 16 348x। तो ये vx लिख दिया। अब सेकंड पार्ट पे कह रहा है कि x 10 इंच है, तो इसी में डालो v10, तो 10 क्यूब। सर थर्ड में ऑलरेडी बोला है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। हाँ, तो सेकंड वाला नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि अब उसका 0 10 हो, वो तो ऐसा थोड़ी कि वॉल्यूम तो 0 नहीं आएगा कभी भी किसी भी तरीके से, क्योंकि 4 इंच का इंसुलेशन है और तुम डेसिमल भी रख दो उस स्पेसिमेन तो भी वो वॉल्यूम कभी 0 आएगा। ऐसी कोई भी स्थिति है कि वॉल्यूम 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो दैट इज 10 स्क्वायर। वो बात अलग है, वो फिजिबल नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा, लेकिन निगेटिव तो साइड होती नहीं है। तो 48 इंटू 10 दैट इज 1000 प्लस 64 और प्लस 1200 और प्लस 480, देखो ये हो जाएगा 1000 और 1200 2200 2744, दैट इज दिस मच मीटर क्यूब, इंच क्यूब। ये किस में आ जाएगा? इंच क्यूब में आ गया। अब तीसरी चीज क्या कह रहा है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम द टोटल वॉल्यूम व्हेन x इज 10 इंच। तो हमने 10 डाल दिया, तो अब रिमाइंडर थ्योरम से जो बच गया, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड टोटल वॉल्यूम। तो जो भी आता है रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये डाला है, तो ये रिमाइंडर आ गया।
टोटल वॉल्यूम। और वैसे क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम इफ x is 10 inch रिमाइंडर। सर मैं इसको x 10 + 4 करके 14 करके साइड 14 का क्यूब करके हम इसको देखते हैं ये क्या चीज़ सर अलग उसमें है, बहुत अजीब से जो आपने भेजा अभी देख लेते हैं। सर आपने सॉल्यूशन से इसमें कोई बात है। अब मैं इसको देख लूँ एक बार, पता चले क्या कहना चाहता है। सेकंड में लाना रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आ जाता है। अब नहीं बता मैं दोनों एक ही पढ़ा सेक्शन में 2 पार्टिकल रखे हैं और क्या रिमाइंडर थ्योरम उसमें यूज करना है, तो यही यही है जो रिमाइंडर है, वही टोटल वॉल्यूम है। इज रिमाइंडर तो सर बस या तो हम उससे करते हैं, दो के पार्ट मान लो अगर हम इस मेथड से करते तब मेरे पास थर्ड ऑप्शन खुला रहता। हाँ मैंने सेकंड एंड थर्ड कैसे कर मतलब अगर आप सीधा इसमें 10 + 4 रख दें और 14 का क्यूब निकालना है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वही और नहीं तो अगर रिमाइंडर टर्म करना फिर पूरा खोलो। और सर समझ आई बात कि अगर नहीं? हमने गलती से इंच क्यूब की जगह इंच स्क्वायर लिख दिया तो वो सब नहीं करना है, वो सब एलिमिनेट करो धीरे धीरे। हाँ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब जरा देखो, हाँ ठीक है। 15 तारीख को सुबह सैंपल पेपर 2 का टेस्ट है, और हाँ परसों, और बेसिक का नंबर 1 का टेस्ट है। चलो अब अगला बोलो। शाम को भी जो 6 से 8 क्लास होगी वो इसी की होगी। 15 की छुट्टी, आप बोलो। 38 का सेकंड और 15 की छुट्टी है। है तो बता रहे हैं बच्चे। अब देखो, हाँ और बोलिए कौन सा करना है, का सेकंड कौन सा 38 सर बोलो। लास्ट 38 सर 38, हाँ सर इसका थर्ड और फोर्थ चलो 38 देखो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज पॉपुलर इन इंडिया, इट इज यूज। हमारे पास जो नीचे पानी इकट्ठा रहता है उसको सम्प कहते हैं, और ऊपर जो रहता है उसको ओवरहेड टैंक कहते हैं। तो सम्प ज्यादातर घरों में बना रहता है। तो इट इज यूजुअली लार्ज स्टोरेज टैंक एंड चीपली यूज सीमेंट लाइक मटेरियल। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर टिपिकली चोजन टू वार्म स्पेस। वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ये पानी ठंडा रहता है और कूल रहता है। तो और ओवरहेड टैंक पे तो बड़ी समस्या है, ठंडक में ठंडा रह जाएगा और गर्मी में गर्म, दोनों ही समस्या है। तो इसलिए नीचे का पानी ठीक है। बिल्ड रिसेंटली इज हाउस एंड इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर टैंक। सो अंडरग्राउंड टैंक क्या है, बेस 2 है और हाइट 1.1 मीटर। ओवरहेड टैंक भी है। तो अब इसको क्या करना है कि ये देखिए, तो इसने एक हाउस बनवाया, रमेश ने ये काम किया है। तो उसने ऊपर एक ओवरहेड टैंक लगा लिया और उसमें चढ़ाने के लिए एक यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो कि सम्प है, उससे 2-3 बारों पानी बचेगा ऊपर। तो ये है, तो दैट इज ऐसा है। तो नीचे और ऊपर का दोनों का देखो, तो अंडरग्राउंड का बेस 2/2 है और हाइट 1.1 मीटर, जबकि ऊपर की ओवरहेड टैंक का रेडियस 50 और हाइट 175 सेंटीमीटर, और ये 50 रेडियस है, ये रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों की धारिता ज्ञात करनी है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक। सो अंडरग्राउंड दैट इज वॉल्यूम निकाल लो, कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड टैंक it is equals to LBH. So
नाउ 2 into 2 और into 1.1 तो 4.4 हो गया और मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में पीयूष कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। और अब हमें ऊपर का भी पता करना है, तो बेटर वी टेक इट इनटू मीटर आल्सो। सो इसको 0.5 मीटर लिख लें और 1.75 मीटर सेकंड में। आना सिलेंडर की कैपेसिटी का फार्मूला बताइए। तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर तो दैट इज पाई आर है। अब इसमें h को मैं थोड़ा सा h जैस लिख दूं क्योंकि सेम प्रियांश नहीं लिखना चाहिए ना। प्रियांशु नाम है कि प्रियांश? हाँ, तो h हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, यहाँ h कुछ और है तो इसको भी h हम बदल देंगे। तो दैट इज 22/7 और r क्या है? 0.5 और h 1. अच्छा बताइए प्रियांशु 7 से इसको प्रियांश नाम है? हाँ 7 से कट कर 0.25। अंशु किसको कहते हैं? जागिए गोपाल लाल प्रकट भय अंशुमाल, सूर्य को कहते हैं। तो प्रिय अंशु तुम प्यारे सूरज। अरे मेरा नाम का मतलब सूरज की पहले करें। प्रिय वैसे तो प्रियांशु है, प्रियांशु का मतलब है प्रिय अंशु जो सबको बोलता है। अब जरा देखो 22 से 0.5, 22 से 0.5 को क्या 11 आया? 11 से 0.5 को करो 5.5, तो 5.5 में 2.5 पर करो 0.5। और पीयूष का क्या मतलब है? हाँ 1375 हाँ? कितना आएगा? तुमने 5 का 1/4 किया है, चौथा बोलो 1.375 ये सही है। 1.375 मीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ इन दोनों को देखकर ये बताइए कि कितनी बार ये टंकी भरी जा सकती? प्रबलीन लगभग देख लो। हाँ ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि 13 3 या 39 तुरंत इनके मन में आया 3 बार। फिर ये 7 भी था तो डाउट में है कि 3 बार हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा 3 बार। और चलो तो 3.5 टाइम्स हो सकता है। अब आगे पढ़े तो पता चले। दोनों की कैपेसिटी कर ली है। इफ द कर्व पार्ट ऑफ आउटर टैंक नीड टू बी पेंटेड, रेशो निकालो तो अब एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं ये भी गलत है, मतलब रेशो इधर काटा नहीं। ठीक है तो गलत हो रहा है। now what is the ratio? So that is किसको ऊपर रखना है? अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड टैंक that is sump upon overhead tank, capacity of overhead tank। इसको सम्प कहते हैं। कई बार सम्प को तो याद रखना, यही चीज है। ये तो पता चला वर्ड की वजह से सवाल ही छोड़ा है। तो 1.375 4.4 है तो 44 लिखो, नीचे 10 कर देना और 1375 तो इसमें ये कर लिया। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 5 से कट करो 20 और 5 2 या 10 और 5 7 या 35 5 5 या अभी और कट जाएगा 5 से 4 और 5 5। अब ये दोनों 4 से कट जाएंगे 11 से 4
और पाइप 5 नहीं 15, 3 बार भरेगा 3.1, यही है। थोड़ा सा ठीक है सर अगर पूरा काटा नहीं ठीक से तो पूरा नहीं काट दो, और तुम कितना काटो मतलब 176 बाई इस तरह से कुछ पूरा किया तो। सो इफ कट पार्ट ऑफ ओवरहेड टैंक नीड टू बी पेंटेड टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन, तो जो बाहर की टंकी है उसे कोरोजन से बचाना है, तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया प्रियांशु क्या फार्मूला है सिलेंडर का, तो उसी पर हमें पेंट करना है। तो हाउ मच एरिया नीडेड टू बी पेंटेड, इट इज इक्वल टू 2 पाई 2 into 22/7 और रेडियस इज इक्वल्स टू, देख लो h डैश लिख देना, और रेडियस इसका है 0.5 और इट इज 1.75, तो 1.75 इससे कट गया था, तो 0.7 ये हो गया। अब 2 से इसको करोगे 1 आ जाएगा, ये खत्म, ठीक है। और 22 से ये कर लो। अच्छा 22 into 0.25 कितना होगा बता, 22 का 1/4, 0.25 तो 1/4, बताओ अभी बताया। 22 into 0.5 to 11 क्या 22 का 22 का आधा करो सर 5.5 सर 5.5, क्योंकि 1/4 करना है 22 का, अच्छा 20 हाँ, 1/4 11 का हाफ 5.5 आ गया, और ये दोनों तो 1 ही हो गए। तो इस तरीके से एरिया नीडेड टू बी पेंटेड इतना मीटर स्क्वायर। अब जरा देखें, इफ द वाटर इज फिल्ड इन द ओवरहेड टैंक एट द रेट ऑफ 11 लीटर पर मिनट, द टैंक विल कितने समय में भर जाएगा, उसमें 11 लीटर पर मिनट जा रहा है पानी, ठीक है। तो और अब हमारे पास उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी है, 1.27 समझ में आए, इतना वॉल्यूम भरना है कि नहीं। तो आप ये मुझे बता दीजिए थर्ड में, लीटर में कन्वर्ट करके तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक कितना होगा, 1.375 मीटर क्यूब है। अच्छा 1 मीटर क्यूब में यशिका कितने लीटर, 1000, तो हमें मीटर क्यूब हटाना है, तो नीचे लिखो 1 मीटर क्यूब, और उसके पैरेलल जो चीज होती हो वो ऊपर लिख दो, तो ये 1 ही तो हुआ, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, और यहाँ बोलो कितना आ गया, चलो 1375 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि टाइम टेकन टू फिल द ओवरहेड टैंक का फार्मूला बताओ, टाइम वॉल्यूम बाई पर मिनट, वॉल्यूम बाई रेट ऑफ वाटर फिलिंग, वॉल्यूम बाई रेट ऑफ वाटर फिलिंग इन मिनट, हाँ ठीक है, वो रेट में नहीं देंगे, मिनट में ही आएगा। टाइम टू फिल सेकंड में तो आ सकता है, टैंक नहीं, वो तो हम बदल देंगे ना कन्वर्ट कर हमारा। देंगे। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक और अपॉन दैट इज वाटर फिलिंग रेट। तो वॉल्यूम तो 1375 लीटर है, 25 और ये किस रेट से कर रहा है, 11 लीटर, और पर देख लो लीटर से लीटर या मिनट ऊपर आ जाएगा, 125 लीटर से लीटर आप काट दें, और 11 से काटो, 11 1 is 11 और 27 तो 22 125 कर दो, तो दैट इज 125, तो 125 मिनट में भरेगा। कहीं ये 1 घंटे से ऊपर में भरेगा सुप्रिया की, 2 घंटे 5 मिनट, हाँ, 2 घंटे 2 घंटे 5 So it is equals to 120 minutes or plus 5 minutes. It is equals to 2 hours 5. और बताइए, फोर्थ पार्ट फोर्थ, एक और भी है ना, if the amount of water in underground tank at the rate is at an instance 2400 liter, find the water level। एक और चीज कह रहा है, अगर उसमें 2400 लीटर पानी है, सर वहाँ पे जो आपने 16/5 लिखा है, इससे और
फिट करना है कि सुबह भी छोड़ना है? कर सकते हैं, वो रेशो पूछ रहा है तो यही रेशो है। अच्छा मैं बता रहा हूँ 1/1 का ये टैंक होगा ना तो इसमें 1000 लीटर पानी आएगा इतना बड़ा। ये 1 है, ये भी 1 ले लो, 1000 लीटर। ऐसे उसमें 2400 लीटर, 2400 लीटर पानी। तो बताओ कितना पानी भरा है? या तो फिर पता नहीं सही किया है। तो बस वो भी जो पानी भरा है क्या वो भी क्यूबॉइडल शेप में होगा? तो लेट वाटर लेवल इज H डबल डैश, क्योंकि 2 H तो हमारे खाली हो चुके हैं। सो लेट इस अंडर वाटर टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो इतना भरा हुआ है, ये है, इतना पानी भरा हुआ है। तो दिस इज H डबल डैश। लेट वाटर लेवल is H double dash meter. So volume of water is equals to L. L भी तो नहीं बदलेगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर को तुम्हें इस लीटर में भी लिखने की सुविधा है, लेकिन फिर उस लीटर लिख देना बाद में मीटर क्यूब में बदल देना, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो 2400 लीटर है। अच्छा लीटर लिख दिया, लेकिन हम लीटर नहीं चाहते तो बताओ नीचे क्या लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं 1 मीटर क्यूब। तो इसे यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। तो चीज निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं बात, ये सब चीजें मीटर में है ना, तो जब एक चीज को एक ही से इक्वेट करेंगे यूनिट तो सेम होनी चाहिए। तो दैट इज 2 × 2 × H डबल डैश। 2 0 से 2 0 कट गए और ये 2.4 आया, लीटर से भी तो लीटर कटा और मीटर क्यूब और अपॉन 2 × 2, तो क्या 4 मीटर स्क्वायर आ गया। देख लो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा ना। तो 4 से कट करो जरा, तो 0.6 मीटर। तो दैट इज H डबल डैश, यानी 60 सेंटीमीटर। 2 फीट पानी ही अब बचा हुआ, ज्यादा पानी नहीं। मेरा आंसर ऐसे क्यों? ठीक है, अब देखिए सेकंड सेट नंबर 2 देखो। सर डाउट पूछते हैं सर आप? हाँ डाउट पूछो। 28 सर। डाउट पहले पूछो क्योंकि तुम्हें पेपर करना है। 28 28 पे सीधा पहले पूछो थोड़ा। अच्छा सर वो पहले है नहीं। सेट 2। हाँ सर। हाँ बोलो 28। 28 चलो सर पहला वाला तो नहीं करा 28। हम और भी पहले अपने हिसाब से बता दें क्योंकि इसे मैंने गौर से मेथड से किया है। Then, अच्छा अब ये देखो सारे चीज़ बदल दी। 20 सेकंड का आफ्टर और बताते हैं। तो आपको nth टर्म बतानी है 1/m 1 प्लस m/m और साथ में 1 प्लस 2m/m। ये बात ठीक है। तो हमको d निकालना होगा 1 दैट इज a2। ये AP तो बोल ही रहा है, तो 1/m तो ऐसे ही कॉमन आ गया और 1 प्लस m माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया और m/m कितना हो गया 1। अब हम निकाल सकते हैं nth टर्म। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b, जबकि फर्स्ट टर्म 1/m है और n माइनस 1 और d भी 1 है, तो 1/m प्लस n माइनस 1, यही इसका आंसर है। ठीक है, राइट द nth टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप 28 ही चाहते हैं, हाँ सर। बट मुझे 23 भी ठीक लग रहा है।
सर 23 इजी है। देख लो 23। नहीं सर छोड़ दो। देखो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये चीज है। ज्वाइनिंग द पॉइंट इज एक्स वाई। तो मिड पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, 3, 4 और K6, और इसका मिड पॉइंट एक्स वाई दिया है, एक्स वाई ये बी है, ये K स्मॉल में है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, थोड़ा नहीं लिखिएगा फॉर्मूला, सो P एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, पैरेंथेसिस जरूर लगाइए, ये ब्रैकेट, दैट इज 3 प्लस k बाई 2 और 4 प्लस 6 बाई 2, यहाँ x और y आ गया, तो दैट इज 3 प्लस k बाई 2 और 10 बाई 2 क्या 5 है, तो y कितना हो गया। अब इस चीज को हम किस में पुट कर देंगे, मुझे इक्वेशन की है, तो अगर हम उस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या x आ जाएगा, फिर क्या करना होगा, फिर उसे 3 प्लस k बाई 2 इक्वल्स टू x। ठीक है, सो पुटिंग इन x plus y minus 10 is equals to 0. So x plus 5 minus 10 is equals to 0. तो x minus 5 is equals to 0. तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, बोलो x किसके इक्वल है, 3 प्लस k बाई 2 और x 5 आ चुका है, तो 10 इज इक्वल्स टू 3 प्लस k कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP। अच्छा 24 अर्पिता ठीक है, हाँ, थोड़ा अच्छा। एक दो लाइन का ही सवाल है, लेकिन ठीक सवाल है, हाँ वो जी करा दें। 24 देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक ऐसा, ये चीज दी गई है A B C P Q, A B C P Q, देख लो ये इसके इक्वल और ये किसके इक्वल, ये। लेकिन एक और भी चीज है, AP जो है AQ के भी इक्वल है, इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट, और इस पॉइंट से भी तो पेयर ऑफ टेंजेंट है, 3 पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं और हमें AP पूछा गया है, AB 5 है, AB को 5 ले लो, AB AC 6 है, 6 सेंटीमीटर, एंड BC 4 है, ये BC अगर 4 है, मैं इसे x लूं तो ये कितना हुआ, 4 माइनस x हो गया। यदि ये x है तो ये कितना हुआ, ये 4 माइनस x है तो ये, कहीं तुम ये तो नहीं समझते। देखो जो इसका भी नाम रखो, कुछ नहीं है तो मैं m रख दूं, तो बताओ bm इज इक्वल टू x, इसे लेट किया तो cm कितना हुआ, 4 माइनस x, तो ये किसके इक्वल होगा bm, क्या PB, और ये किसके इक्वल हुआ, CQ। ये बात सही है, ऐसा क्यों हुआ, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ऑन सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर। ये गिवन लिखना, ये तो हमें ये जो गिवन इसी में मेंशन कर दिया। अब देखो इतना करने के बाद ये मुझे बताओ कि जो AP है ध्रुवांशी वो किसके इक्वल है, AP AQ के, AQ के इक्वल है। नाउ AP
क्या AB प्लस BP है और AQ क्या है? CQ। तो ये तो 5 है और BP यहाँ से देखो क्या X है और AC कितना है? 6। और बताओ CQ क्या आ जा रहा है यहाँ से? 4 माइनस X। तो X एक तरफ ले लो और 6 प्लस 4 और माइनस 5, तो 2x किसके इक्वल हो गया? 10 माइनस 5 करो तो 5, तो x कितना हो गया? 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें जब x पता चल चुका है तो AP कितना हुआ? AP इज इक्वल्स टू 5 और प्लस x दैट इज 5 प्लस 2.5 दैट इज 7 पॉइंट। तो और इजी मेथड है, मैंने इसको पेरीमीटर से कैलकुलेट किया। पेरीमीटर से? अच्छा ठीक है, वो फोल्ड हो जाएगा। शॉर्ट मेथड मेथड तो उसी का ही थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दी, अगला आगे बढ़ो। 25th भी देखो, बोथ हेड्स और बोथ टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अर्पिता? 1/4। ईशान, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स और बोथ टेल। या तो दोनों हेड आ जाए, ठीक है, तो लिखो नहीं, देखो लिखो बोथ हेड और बोथ टेल, ये तुम्हारी आकांक्षा है। सर हर चीज में ऐसे क्वेश्चन में सैंपल स्पेस जरूरी होता है क्या? ऐसे ऐसे लिख लो, सैंपल स्पेस तो बना ही लो। दो में क्या है? ऐसे में सब में बनाना होता है। बनाना रिस्क नहीं लेना वहाँ, क्योंकि फिर जरा सी बात पर कम ज्यादा हो जाए, ठीक है कि नहीं? स्पेस नहीं बनाना, सैंपल स्पेस बना लिया, ये चीज आ गया और इसको आप लिख लो, ये कोई ई लिख लीजिए, इवेंट हो गई। तो बताओ NS कितना है? 4, NE कितना है? 2 और PE कितना है? NE/NS दैट इज NE/NS। ये कौन सा फार्मूला है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कि स्टेटिस्टिकल है कि ये एक्सपेरिमेंटल है? स्टेटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल पिछली बार पढ़ चुके थे कि वो सिक्का उछाल उछाल के देखा जाता है, और एम्पेरिकल भी पिछली बार। अभी स्टेटिस्टिकल चल रही या थ्योरेटिकल, ठीक है। आगे एक्सियोमेटिक पढ़ोगे, उसके आगे रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बार 12th में रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब देखो HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF और LCM निकालना है बाई प्राइम, ये इज HCF और LCM। तो 26th का आंसर दो, बताओ सौम्या कि क्या ये जो पूछ रहा है आगे HCF into LCM of these number is the product of given numbers or not? इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, और ये भी हो गया। 28 देखिए, cot थीटा प्लस cosec थीटा, इसमें गड़बड़ी है सर क्वेश्चन। ऐसा है सर क्योंकि जो मैंने आंसर देखा था उसमें जो कॉट है वो कॉट नहीं था, वो कॉस था, मतलब अभी check पीछे कर जो RHS में है वो बस इस टाइप का भी क्वेश्चन है, नहीं मैम ने कहा। तो देख लेते हैं, एक बार वो आंसर की भी देख लो। ठीक है। हमारे पास ये पहले हम बदल ही रहे, हमें इसको किस में बदलना है? 1 प्लस, वो तो कॉस होगा, कॉट नहीं होगा, सही कह रही है, कॉट नहीं हो सकता, उससे क्या होगा? कॉस होगा। वो तो लास्ट में पता चल जाएगा ना। इसमें आइडेंटिटी रख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर उसको दो उसमें करना है, cosec थीटा माइनस। ये भी अच्छा मेथड है, इनके मेथड से करते हैं। हाँ चलो, देखो इन्होंने कहा है कि cot थीटा प्लस cosec थीटा। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो फिर ये मुझे बताओ कि cosec स्क्वायर, वो भी उधर ले लो, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा? 1। तो मैं ये 1 की जगह रख रहा हूँ, ये तो तुम्हें मालूम है।
ये बहुत अच्छा मेथड बता नहीं है। अब वन, दोनों वन में ये चीज डाल दें, सही है? तो वन की जगह क्या डाल दें? नहीं सर, एक ही वन में डालो। एक ही वन में डालो, चलो जैसा ही क्या करो। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इतनी बार ठीक है? तो अब ऊपर नीचे की चीज कटी जाएगी, कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा और माइनस वन। तो अब जरा देखो ये चीज क्या है, प्लस वन करो इसको, प्लस है। तो ये देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा, और दूसरा क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डिवाइड में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। जरा देखो क्या ऊपर में कॉट थीटा प्लस कोसेक, इसे एक मानो, ये टर्म है, और इधर भी वही चीज है, तो इन दोनों में से इसे एक मान लो। तो इस ये और ये, या ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाने से तो कुछ होगा नहीं ना, प्लस है। तो इसमें और इसमें क्या मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाहर ले सकता हूँ? तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, तो वन माइनस क्या बचा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसे फिर से ब्रैकेट में रखो थोड़ी देर के लिए, वही लिखा देख लो, यहाँ से वन बचा और यहाँ क्या बचा माइनस के बाद, ये बच रहा, सही है? ये समझ में आया? इसके a प्लस बी माइनस बी लगाया। अब इसमें भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसमें कॉट, वो दोनों का बाहर ले लिया ब्रैकेट लगा के। तो बताओ ये जब पूरा ही बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह वन आ जाएगा, और इसमें से ये बाहर आया तो ये बचा, और नीचे क्या है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अच्छा अब क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? सर कैंसिल नहीं होता, ये वन माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखते हैं। ब्रैकेट। तो दिस इज कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इधर क्या बच रहा है वन माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे क्या है वन माइनस, वही चीज है, तो वन माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको कैंसिल कर लो। अब हमारे पास क्या बचता है साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसे बदल लो। कॉस थीटा तो ये क्या हुआ मुझे यहाँ से? प्लस बोलो बोलो। ये अच्छा है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई क्या किया? ये कुछ किया नहीं है, बस इसे खोल दिया। नीचे वाला अलग कैसे आ गया? मतलब प्लस अलग नहीं है, वन माइनस shift कोसेक किया। थीटा प्लस कॉट थीटा, वैसे लिख दो, नहीं तो ऐसे ही काट दो। दूसरा मेथड से ये भी समझ में आ गया ऐसा हैं? ऐसा कर सकता है क्या कि जो नीचे जो अपॉन में है ये टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, और फिर वी हैव टू प्रूव इट। नहीं फिर उसकी जो टर्म है वो यहाँ नीचे शिफ्ट करके RHS सॉल्व कर देना। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव इट, वी हैव टू प्रूव इट बार बार लिखना पड़ेगा। अगर आप मर्ज करती हो ना LHS RHS को, तो आपको हर स्टेप में वी नीड टू प्रूव लिखना पड़ेगा। जिसे प्रूव करना है उसको आपस में मर्ज न करो। मर्ज करना मतलब तुम जैसे कह रहे हो RHS को वहां से वहां ले आओ, ऐसा कह रही हो ना, LHS को RHS के इक्वल प्रूव मतलब करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगी तो हर स्टेप में वी नीड टू प्रूव इट लिखना पड़ेगा। क्या नहीं तो वो माना नहीं जाएगा। चलिए, नाउ the pair of are drawn on circle, find the area of quadrilateral। 29th में देखो, 29th में क्या है, which is at a distance 13 from the center of circle of radius 5 centimeter, the pair of, ये देखो किसी वृत्त पर दो स्पर्शज्याएं खींची गई हैं और हमें उससे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, ऐसा दिया गया है। सो अब यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance,
from center O. This distance is how much? 13 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है? 5 तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका रेडियस कैसे पता चले ये बताओ सौम्या। ये बहुत आसान है। पाइथागोरस से अगर तुम निकालोगी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बता देगा? ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, इंटू 2 कर दो, तो दैट इज एरिया। एरिया OQPR इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया OQP, लेकिन एरिया OQP कितना है? हाफ इंटू बेस QP और इंटू OQ, 2 से 2 कट गया, और दैट इज 12 इंटू दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे का एरिया हो जाएगा। सर 30 का सेकंड पार्ट डिलीटेड है हमारे में। सेकंड पार्ट करा देते हैं, इस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सर्कल के हैं, उससे मिलते जुलते दे ही देगा। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना? नीचे ऑलरेडी है स्टार्टिंग से बस उसका वो करना। अब देखो कि 30 में आफ्टर ऑल तो एक सर्कल है और इसका एरिया चाहिए, देख लो। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करना चाहिए? सेक्टर हटा दें और ट्रायंगल में से भी सेक्टर हटा दें, तो ये नीचे का आ जाएगा। ये 1 है और ये क्या है? 2। तो शेडेड एरिया क्या है बताओ? शेडेड एरिया इट इज एरिया 1 और प्लस एरिया 2। लेकिन एरिया 1 क्या है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया 1 क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जबकि अहाना एरिया ऑफ 2 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका एंगल दिया होगा जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है और 6 सेंटीमीटर और OAB 12 सेंटीमीटर है। ये पूरा 12 है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये बहुत आसान हो गया। अब ये कितना एंगल है? 300, इसका रिफ्लेक्स, तो इसलिए दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की यानी इक्वेशन बताओ, ये फार्मूला हाँ बोलो, √3 इंटू साइड स्क्वायर और माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे यहाँ थीटा लिख रहे हैं, आप थीटा मत लिखो क्योंकि फिर सेम लगता है ना, तो इसको लिखो 360 डिग्री माइनस। अलग लगना चाहिए कि नहीं? हम तो इस स्टेप के नंबर पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन लगना चाहिए। तो दैट इज इक्वल्स टू 360 माइनस 60 डिग्री अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर, तो पाई का देखेंगे पाई √3/4 into साइड स्क्वायर क्यों लिखा है? ये एरिया है। वो इक्विलेटरल का है, नहीं तो वो भी निकलवा देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है 9 के रूप में था, उसका हम फिर से निकलवा देंगे। देखो तो ये चीज देखो कि अगर मान लीजिए किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी साइड ए है, ये समबाहु त्रिभुज है, और इसकी ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो बोलो एस क्या हो गया? a प्लस a/2। तो एस कितना हो गया? 3a/2। तो बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट एस एस माइनस ए, तो तीनों में तो एस माइनस ए ही लिखना पड़ेगा। तो एस तो 3a/2 है, और ये 3a/2 माइनस ए, हाँ ये एसी और टेम्परेचर। ओके, 3a/2 माइनस ए, और ये रूट। यहाँ तक समझ में आ गया? और 3a दूसरी वाली पीछे सब वो पीछे वाली। पीछे नाउ ये बताओ 3a/2 है, तो क्या इसे रूट के अंदर 3 into a/2 लिख सकते हैं? अच्छा 3a/2 माइनस ए कितना होता है? तो 2 ले लिया और 3a माइनस 2a, तो क्या हुआ? a/2। तो लिखो a/2 और a/2। a9 नहीं लगना चाहिए, a ही लगना चाहिए। तो अब इसमें जोड़ा बना लो, तो बोलो 2a बाहर आ गए, a/2 और a/2, और रूट के अंदर 3 फंसा रह गया, तो दैट इज a²/4 √3। तुम ऐसे लिखना चाहती थी क्या जुआन से? वैसे हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, तो इंटू 12 स्क्वायर और माइनस 60/360 डिग्री, पाई इंटू 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर 300/360 पाई इंटू 36। इस उम्मीद में कि कहीं कुछ कॉमन मिल जाए, पाई को भी नहीं सॉल्व करना है। तो अब इसको भी पास में ले लो, 60/360 डिग्री पाई इंटू 36, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया बताओ? √3/4 इंटू 144, 144 से 26 आ गया। इन दोनों में से ये 1 0 कट गए, 5/6, और यहाँ पर 1/6। बताओ 5/6 में से 1/6 गया तो कितना आया? 4/6। क्योंकि बाकी चीजें तो कॉमन है ना, ये देखो ये सब तो कॉमन है ही है। 5/6 में से 1/6 ले जा, तो 4/6 देखिए, 4/6 पाई इंटू 36 और प्लस 26 √3। 6 से ये कट गया, तो 6 या दैट इज 24 पाई। कटेगा तो नहीं, अगर खोलना चाहो तो लिख लो। कुछ वैल्यू दे रहा है 3.14 या कुछ ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे कुछ नहीं है। तो हमें 22/7 लिख के यहीं छोड़ देना, कुछ कटेगा नहीं। कहाँ पे? 144 से काट दिया, देखो ये 36 हो गया। अब 24 को क्या 462 आता होगा? कितना आता होगा? और प्लस 36 √3, सही है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 6 कट गया है। 22 चौक 48 को 22 और 22 सर 236 562। फिर से देखो जरा इसको, 5 to 8 है। एक बार मैं फिर से करूँ। 22 चौक
वायलेट 528 5 दूना 44 528 528 आ गया 528 बाई 7 करो। सर 236 बोलो बोलो क्या करें? 236 नहीं है हमारे पास। 2 नहीं है, 2 है, वही तो आपने एक ही। ये भी 36 है नहीं, ना? यहाँ नहीं और आ गया। हाँ यहाँ पे 236 है ना, एक इसका है और एक इसका, या क्या है? वो तो मैंने काट दिया। 36 कॉमन लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा ठीक। 6 कॉमन मुझे अच्छा अब हमें लगता है कि 30 सेकंड करना चाहिए। रीजन शो कर लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हाँ कर लेंगे। तीनों x0 करके सर आप चाहिए तो उसका सेकंड पार्ट करवा सकते हैं। देखो मैं 30 सेकंड में बिफोर और का करवा देता हूँ। आफ्टर और का चाहिए। तो इसमें देखिए x प्लस 3y, एक x प्लस 3y 12 है, x को 0 रख दो तो 0 प्लस 3y 12 हुआ, तो y कितना हुआ? तो 0 4 एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब y को 0 रख दो तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो x कितना हो गया? 12, तो 12 कॉमा 0। तो अब ये जो तुम लाइन बनाओगे तो वो कैसे बनेगी? एक 0 4 पे बनाना, 1 2 3 4, ये 0 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज 12 0 बना लिया। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, और इसी पर इक्वेशन लिख दीजिए। यहाँ ओरिजिन पर वो लिख दीजिए, ये दोनों ऐसे कर दीजिए, इक्वेशन जरूर लिखिए, दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ऐसे ही प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देखकर बताओ कि पीयूष 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक बार जरा x को 0 रखो तो y कितना है बताओ? y माइनस 4। तो 0 माइनस 4 ड्रॉ कर लें, तो 0 माइनस 4 मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 और स्पेसिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये हो गया 0 माइनस 4। एक और बताओ, y को 0 रखो, 6 आ जाएगा। दैट इज y को 0 रखने पर 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इन दोनों से जो जाए वो ये हो गया। तो यहाँ कहीं पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये 2 पे भी मिल रहा होगा या इस पे, जो भी चीज होगी उनको आपस में सॉल्व करने से पता चल जाएगा। ठीक है, x प्लस 3y, तो वो कोऑर्डिनेट से आपको पता चल जाए। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2x माइनस 3y, ये लाइन कौन सी है? 3y, इट इज इक्वल्स टू 12। तो इस लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा जो एरिया बाउंडेड हो उसको शेड करना, तो कौन सा? 4th क्वाड्रेंट। ये है कि नहीं? सो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा OAB या शेडेड एरिया इज द डिजायर्ड एरिया। ठीक है, अब अगला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A एंड B डज द फॉलोइंग पेयर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये आता है? एक और करवा दीजिए। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ? सारे इक्वल, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो वो दोनों लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर A1 by A2 है, कोफिशिएंट सेम है, तो सेम ही तो इक्वेशन हो गई। और इससे हमको पता चल जाएगा कि A और B का जो कंडीशन आएगा वही कंडीशन निकालना है ना। तो
2x plus 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा ax plus y माइनस b x minus y is equals to 3a plus b minus 2. 3a plus b minus 2. So that is for infinite number of solutions. तो इसको पहले सॉल्व ही करना पड़ेगा। कर लेंगे। अब जैसे इसमें क्या लिखोगे a1 by a2 b1 by b2 is equals to c1 by c2। अब मैं 2 अपॉन इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, अभी तो ये सॉल्व ही नहीं है एक्स और वाई के, क्योंकि ये तो x को x के लिए लाना पड़ेगा नहीं, तो ये ax हो जाएगा प्लस ay माइनस bx प्लस b1। अच्छा इसको भी इधर ही ले लो प्लस b माइनस 2, क्योंकि c की वैल्यू तो यही होगी, इसमें भी c इधर ही ले लो, तो ये ax माइनस bx हो गया, अब प्लस ay प्लस by माइनस 3a प्लस b मतलब ब्रैकेट में a माइनस bx प्लस a प्लस by और माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देख लो कि a माइनस b a प्लस b, तो यही सारी वैल्यू इसमें डालने, 2 अपॉन a माइनस b प्लस इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b और इज इक्वल टू माइनस 7 और 3a प्लस b माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, और अब किन्हीं दो को लेकर सॉल्व कर लो, एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को, तो 2 अपॉन a माइनस b और 3 अपॉन दोनों को आपको नहीं लगता 7 के साथ लेना पड़ेगा? हाँ 7 के साथ, किसी के साथ एक ही बात है, दो इक्वेशन बनेंगी, तो 2a प्लस 2b इज 3a माइनस, तो अब 3a माइनस 2a और यहाँ कितना आ गया, ठीक है रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे, दैट इज 2b प्लस, तो क्या 5b a के इक्वल आ गया, यही पुट कर देंगे अगले बार में। ठीक है, और इससे देखो 3 से करो जरा, 3a प्लस b माइनस 2, तो उधर क्या आ गया, सो 9a प्लस 3b माइनस 7a प्लस b 9 7b आपने इक्वल टू 0 क्यों किया? 0, ये गलती से हुआ, ये पिछला प्रिंट था। अब ये देखो प्लस 3b माइनस 7b और माइनस 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 कर दो, a की जगह 5 और a की जगह 5b रख दीजिए, माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो दैट इज 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 6, सो b1 आ गया, अब b यहाँ 1 रख दो, तो 5 into 1 is equals to a 5 आ गया। ठीक है, मीडियन आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, मीडियन प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये देखो 34th क्वेश्चन देखो, हो जाएगा कि कुछ किया जाए, दो साइड्स हैं ए बी ए सी और मीडियन, बुक का 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है बुक का। Find the length of second diagonal, साइड दी है और वन ऑफ द डायगोनल, तो ऐसी स्थिति में इसे कर लो, फाइंड द लेंथ।
34 का आफ्टर और now find the length of second diagonal. तो हमें ये सब 5 सेंटीमीटर दिया है। और क्या चीज दी है? एक डायगोनल कितना है? 6 सेंटीमीटर। मुझे लगता है छोटा ही वाला 6 हो सकता है, पता नहीं। 6 सेंटीमीटर इतना लंबा वाला नहीं। और एक ये डायगोनल है। अच्छा ये बताओ, जो 6 है, क्या डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से चाहते तो इससे ये पता चल जाता है कि ये 3 हुआ और ये राइट एंगल है, तो ये कितना बचा? तो ये 4 सेंटीमीटर का डबल करो जरा, ABCDO। तो इस तरीके से DD कितना हो जाएगा? 2BO। इसको पूरा कर लेना। एज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना? तो फिर वो लिखने के बाद फिर इसको 3 कर देंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BD is 2BO। तो BD कितना हो जाएगा? 2 into, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर हाँ सर, अगर इसी उसमें सिमिलैरिटी से करना हो तो? सिमिलैरिटी से हाँ सर। हाँ, तो क्या सिमिलैरिटी लगाओगे? बात तो वही है। तो रुको जरा, हैं। 5 है और ये 6 है। कॉन्ग्रेंट करके हो जाए और ज्यादा इजी। देख लेंगे क्या सिमिलैरिटी लगेगी। सर अगर इसके एरिया के फॉर्म में तुमको ये वाला चाहिए ना? मेरे कॉन्ग्रुएंसी भी चल जाएगी, कोई ज्यादा वैसा नहीं है। सर अब देखिए, हाँ अगर इस क्वेश्चन को एरिया से करता है तो एरिया से, तो एरिया ऑफ रोम्बस की हाइट नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं एरिया से करता। कई बार ये हाइट दी रहती है ना। सर फॉर्मूला तो हाफ इनटू डायगोनल। हाँ, तो अगर वैसे करते तो फिर मुझे परपेंडिकुलर मिलता। हाफ इंटू D1 इंटू D2 एरिया है और एक बेस इंटू हाइट, तो हाइट नहीं है, आप इससे हाइट पा जाते हैं एरिया, ठीक है कि नहीं? तो फिर भी तुम्हें एरिया से करना है तो मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। चलो एरिया से कि हीरॉन्स फार्मूला लगाओ। सो दैट इज एरिया ऑफ ABCD, सही है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो क्या इसे हाफ D1 इंटू D2 कर दूं? अच्छा एक बात बताओ कि इसको लिया जा सकता है क्या 2 टाइम्स ADC? ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो वो डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम into 2 congruent parts and congruent parts have equal area। 2 अलग-अलग थ्योरम है। सर वो एरिया जो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का ले लिया। तो हमने 5 सिर्फ ADC को लिखा, ट्रायंगल ADC। हाँ ऐसे ही लिखा जाता है 3 का, जरूरी ट्रायंगल कहीं नहीं लिखा जाता, देख लेना बुक में। तो अब ये चीज है, तो बताओ इसका एरिया कितना हुआ? 5 और 6 है कि नहीं है साइड? तो इसका आप S निकाल लेना। दैट इज 5 + 5 + 6/2। ये किस ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ABC। तो 16, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू रूट 8 - 5 और 8 माइनस, और यहाँ क्या आएगा? हाफ इंटू 6 इंटू D2। तो 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 8 2 जा 16। तो दैट इज 16 भी आ गया और 9 भी आ गया। 16 का रूट बाहर निकालो और वहां तो 3 आ गया। तो 2 इंटू 4 इंटू 3/3 इट इज D2। 8 सेंटीमीटर आ गया। और बताइए। क्या कहा था कि आप ट्रायंगल को कैसे वो इक्वल करते, वो स्टेटमेंट वाली
ट्रायंगल किसको? वो आपने 2 into area of triangle से लिखा ना, तो फिर इक्वल के उसके लिए स्टेटमेंट। हाँ, इसके लिए दैट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect it into two congruent parts, the two congruent triangles of equal area। ठीक है? अच्छा, जरा 35th क्वेश्चन देखो। 35th ठीक है? हाँ सर। अच्छा, 35th अगर ठीक है तो आप लोग 18th क्वेश्चन करो, इसकी अभी यही चेकिंग हो जाएगी, हम आपको आंसर बताएंगे। अगले सैंपल पेपर 3 का सैंपल पेपर 3 का शुरू के 18 क्वेश्चन करो, एमसीक्यू आंसर भी करो और आपस में चेकिंग कराते हैं। सर सिर्फ आंसर ना। तुमने सब सॉल्व कर लिया क्या? देखो कैसे पता चला? लिख तो सकते ही, तो लिख सकते हैं। बुकलेट नहीं है क्या? स्टैंडर्ड नहीं अपना करो, अपना ही करो, स्टैंडर्ड का क्यों करो? जिसके पास आपके पास नहीं है ना स्टैंडर्ड, आपको हम आपको दे देंगे जो आप स्टैंडर्ड के हो ना। कैसे नहीं अपने आप नहीं आता सर ऐसे सॉल्व करके करना है या डायरेक्ट आंसर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चलो ये कैसे करना है?